गेट रेडी बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स के इस अधूरी कहानी को आज खत्म करेंगे। टेंशन पुली न्यूटन जी के लॉज के साथ एक धमाकेदार एंडिंग देंगे। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स सारे के सारे क्वेश्चन स्टिल क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करने वाले हैं। और हमेशा की तरह आप लोगों को मेरे साथ साथ करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व, समझना है हर एक छुपे हुए कॉन्सेप्ट को और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो हमेशा की तरह अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो और इस पूरे वीडियो को देखते देखते मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ नोटबुक पेन के साथ और अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल सॉल्विंग। ठीक है, तो शुरू करेंगे हमारे इस वीडियो के पहले सवाल के साथ, जो कि आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग। अब देखो, इसमें ना 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, बट सिचुएशन हमारा क्या है कि एक बंदा है जो वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है और वो एक लिफ्ट के अंदर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। अच्छा, जब भी हम एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होते हैं हमें अपना वजन उसमें दिखता है रीडिंग के तौर पे, बट क्वेश्चन ये है कि वो रीडिंग एग्जैक्टली है क्या है एग्जैक्टली हमारा वेट। फिजिक्स के टर्म्स में ये जो रीडिंग हमें दिख रही होती है, या ये जो वेट हम कहते हैं ना कि हमारा वेट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट है, वो वेट क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। मतलब उस ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो हमारी बॉडी हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर यही बंदा है, इस बंदे के ऊपर अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्या है वो फोर्स? m इंटू जी, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ तो किसी भी चीज को अपनी तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही खींच रहा होता है, राइट। सो mg जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है बाई अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, नीचे की तरफ ये फोर्स एक्ट कर रहा होता है, उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होता है, राइट। इनफैक्ट अगर ऐसा होता कि जितने भी ऑब्जेक्ट हम आसपास देख रहे हैं सभी को अर्थ mg से खींच रहा है तो हम सब गिर रहे होते अर्थ के ऊपर, राइट, अर्थ के अंदर जा रहे होते, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई रिएक्शन फोर्स भी है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट हम बैलेंस्ड है, राइट। अब आप यूँ समझ लो कि वो जो रीडिंग आपको दिख रही होती है ना, दैट इज बेसिकली दैट रिएक्शन फोर्स, क्योंकि वो जो फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रहा है, वही फोर्स आपका वजन है और वही वहाँ रीडिंग पे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सेकंड कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन ये है कि मैम जब मैं रीडिंग देखता हूँ तो रीडिंग तो मुझे केजी में दिखता है, जैसे कि 10 किलो, 50 किलो, 54 केजीज, बट आप बोल रहे हो कि जो रीडिंग दिख रहा है दैट इज एक्चुअली अ फोर्स, तब तो वो न्यूटन में होना चाहिए था, है ना? यही सोच रहे हो आप? तो ये भी डाउट में क्लैरिफाई कर देती हूँ। अभी अभी मैंने क्या बोला कि जैसे ही हम वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अच्छा, वेट क्या होता है? वेट होता है एक फोर्स जिसका यूनिट होता है न्यूटन, राइट। मास का यूनिट होता है केजी। ठीक है, अब यहां पर बच्चों एक यूनिट आता है जिसको हम कहते हैं केजी वेट। ठीक है, केजी वेट क्या होता है? A1 केजी वेट जो है दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये 9.8 कहाँ से आया? ये 9.8 जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना 9.8। अभी जैसे फिलहाल इस लेसन में हमने इसको 10 ले रखा है तो इसको भी आप 10 ही ले लो। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी वेट। तो जो रीडिंग आपको अपने वेइंग स्केल में दिख रही होती है बच्चों, वो रीडिंग होती है केजी वेट में। ठीक है, इसको समझ लो। मास कुछ और है,
वेट कुछ और है। जब भी वेइंग स्केल पे आप खड़े हो रहे हो वो आपका वेट दिखा रहा है, यानी कि वो इवेंचुअली आपको ये दिखा रहा है किस फोर्स से अर्थ जो है आपको अपनी तरफ खींच रहा है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, आप देखोगे कि आपका आंसर न्यूटन में आ रहा होगा क्योंकि हम एक्चुअली फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, बट लास्ट में हम क्या करेंगे, न्यूटन को जो है डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे और फिर हम कहेंगे कि ये क्या आ गया आंसर। अब हमारा आंसर आ गया केजी वेट में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वही हम करने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो जहाँ पर भी ये बताना है कि भाई बताओ रीडिंग कितनी होगी, वहाँ पर आप क्या निकालने की कोशिश करते रहोगे, आप निकालने की कोशिश करते रहोगे आर की वैल्यू, यानी कि आर क्या है, जो रिएक्शन फोर्स है आप उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। रिएक्शन फोर्स जो है वही आपका वेइंग स्केल का रीडिंग होगा। ठीक है, और तो रीडिंग जो आपकी जो आंसर आएगी वो न्यूटन में आएगी, फिर न्यूटन को आप केजी वेट में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि जो लिफ्ट है इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड अगर कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, यानी कि इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन है जीरो। तो लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, यानी कि ओवरऑल नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स ओवरऑल जीरो है। ठीक है, लेकिन ये जो बंदा है इसके ऊपर अर्थ एग्जर्ट करेगा कितना फोर्स, m इंटू जी नीचे की तरफ, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा r ऊपर की तरफ, राइट, बट नेट इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है, राइट, और ये बंदा वहीं पे खड़ा है। इसका मतलब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर R जो है वो mg के बराबर हो जाएगा। अब मेरा फोकस क्या रहेगा, हमेशा R निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें R निकालना है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू दी हुई है 70 kg, तो भाई 70 डाल दो, जी की वैल्यू 10, तो ये हो गया 700 न्यूटन। ठीक है, अब 700 न्यूटन है बट हमें कौन से यूनिट में चाहिए, केजी वेट में, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो 700 को 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 70 kg वेट। तो यानी कि वेइंग मशीन में जो आपको रीडिंग दिखेगी वो रीडिंग कितनी होगी, वो होगी 70। ठीक, अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कह रहा है कि द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या होगी सिचुएशन, अब यहाँ पर जो है लिफ्ट ओवरऑल नीचे की तरफ मूव कर रही है और इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक नेट एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ मूव करिए, मतलब इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है नीचे की तरफ। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स क्या क्या लगेगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ अभी भी mg लगेगा, ऊपर की तरफ अभी भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, राइट, बट अब जो है ओवरऑल इस लिफ्ट के मूवमेंट की वजह से भी एक फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो इस एक्सेलरेशन से लिंक्ड भी एक फोर्स है, तो नेट एक फोर्स है, राइट। अब नेट अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये किधर मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ का जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो mg जो है वो r से ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कहेंगे mg माइनस r, mg माइनस r जो डिफरेंस हुआ नेट फोर्स का, वही नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि उसी इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिफरेंस है उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से ही तो वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हमारा फोकस अभी भी क्या है, आर की वैल्यू निकालना। तो आर को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो गया, mg माइनस ma, m को कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया g माइनस a। m की वैल्यू दी हुई है 70 kg, g की वैल्यू 10 और a की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 350 न्यूटन। अगेन न्यूटन में है तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, जाएगा 35 kg
वेट। तो यानी कि उसमें जो रीडिंग हमें दिखेगी वो कितनी दिखेगी 35, राइट। तो इसका मतलब उसका जो एक्चुअल जो वजन है दैट इज 70 kgs, लेकिन देखो जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है उस समय उसका जो वजन है वो कम दिख रहा है, उसके एक्चुअल वजन से कम दिख रहा है। तो चलो देखते हैं अब तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में बोला गया है अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस। पहले के दोनों पार्ट के तो रीडिंग सब निकाल ही चुके हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि अब की बार जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका एक नेट एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका नेट एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि नेट फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं। अब जैसे नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा, राइट, वो अभी भी सेम ही है। ऊपर की तरफ अभी भी R रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन है बच्चों वो ऊपर की तरफ है। सो यानी कि नेट जो मूवमेंट है ये वो ऊपर की तरफ हो रही है, यानी कि R और mg में से कौन ज्यादा है, R ज्यादा है। उसी वजह से तो जिधर का पल्ला भारी है मूवमेंट उधर की तरफ होगी, एक्सेलरेशन उधर की तरफ होगी। तो यहाँ पर R का पल्ला भारी है, तो इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा R माइनस mg। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस की वजह से जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ma प्लस mg। m को अगर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a प्लस g। m की वैल्यू है 70 kgs जो कि दिया हुआ ही था क्वेश्चन में। a की वैल्यू दी हुई है 5 और g हम ले लेंगे 10। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 1050 न्यूटन। इसको भी हम केजी वेट में कन्वर्ट करेंगे, सो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 105, सॉरी नॉट न्यूटन, 105। तो ये हो जाएगा 105 kg वेट, राइट। तो अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और देखने को मिली कि भाई जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जो वजन हमें स्केल पे देखने को मिल रहा है वो ज्यादा है एक्चुअल से। एक्चुअल है 70 बट अब हमें दिख रहा है 105। जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही थी तो एक्चुअल था 70 और तब हमें 35 दिख रहा था। मतलब जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो वजन क्या होता है, वजन कम दिखता है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो वजन ज्यादा दिखता है रीडिंग में। देखो ये है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। अब चौथा पार्ट, what would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity। अच्छा, अब मान लो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, बट अगर मान लो कभी कोई आदमी, ये बंदा लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट के अंदर कुछ तो मशीनरी खराब हो गई और लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल कर गया। अब इसमें चोट लगने के काफ़ी चांसेस होंगे, बट फ्री फॉल, जैसे ही हम कहते हैं कि फ्री फॉल का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और कितना एक्सेलरेशन है उसका, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ वो नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब देखो भाई अभी भी नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा होगा, अभी भी ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। नेट एक्सेलरेशन किधर हो रही है, नीचे की तरफ, यानी कि नीचे का mg जो है वो r से ज्यादा है। तो यानी कि जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा mg माइनस r इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह क्या है यहाँ पे, g है, तो mg। अब अगर हम r की वैल्यू देखें, r को अगर इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा mg माइनस mg यानी कि 0। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू मिल रही है 0, यानी कि इस दौरान इस वेइंग स्केल में आपको रीडिंग दिखेगी 0, यानी कि आपको ऐसा लगेगा मेरा कोई वेट ही नहीं है यार। तो यानी कि फ्री फॉल के दौरान जो एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस को हम कहते हैं वेटलेसनेस। तो जिस दौरान फ्री फॉल हो रहा होगा उस दौरान ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे कोई वजन ही नहीं है, बिल्कुल फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो फ्री फॉल होके एक जगह पे जाके अचानक से रुकेगा उस टाइम पर चोट लगने के चांसेस विल बी वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें
3 कंक्लूजन्स मिले। पहला ये कि जब कभी भी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, तो वज़न जो है एक्चुअल वज़न से ज़्यादा दिखता है। जब भी कभी लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता है तो वज़न जो है एक्चुअल वज़न से कम दिखता है। और जब कभी लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा होता है तो हम एक्सपीरियंस करते हैं वेटलेसनेस, यानी कि ज़ीरो वेट वाली फीलिंग आती है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kgs। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स, t बिटवीन 0 to 4 सेकेंड्स। ठीक है, पहले ग्राफ को बड़े प्यार से ध्यान से देखेंगे, किसके किसके बीच का ग्राफ है, x वर्सेस टाइम, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, t लेस देन 0। अब देखो यहाँ पर 3 टाइमिंग की बात हो रही है, t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4, t बिटवीन 0 and 4। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, ये जो टाइम है ये क्या है, t लेस देन 0। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट को करते हैं पहले। ठीक है, t लेस देन 0 के लिए एंड t ग्रेटर दैन 4 सेकेंड्स के लिए अगर हम नोटिस करें, देखो t लेस देन 0 के लिए क्या है, पोजीशन 0 है और पोजीशन बदल ही नहीं रहा है टाइम के साथ साथ, राइट। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वही कहानी है t ग्रेटर दैन 4 के लिए, ये वाला जो पूरा जगह है दिस इज t लेस दैन 0, ये वाला जो पूरा जगह है दिस इज t ग्रेटर दैन 4, राइट। इन दोनों जगहों में ही देखो टाइम के साथ साथ जो पोजीशन है वो सेम ही है, यानी कि पोजीशन बदल ही नहीं रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन 0, यानी कि वेलोसिटी 0, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी 0, यानी कि एक्सेलरेशन 0, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स भी 0। ठीक है, तो t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, इसके लिए वेलोसिटी 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन 0, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बचा 0 और t के 0 और 4 सेकेंड के बीच का जो टाइम है, इसके दौरान क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके दौरान क्या हो रहा है, इसके दौरान जो है ना एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, राइट, यानी कि पोजीशन जो है वो टाइम के साथ साथ बदल रही है। तो यहाँ पर हम लोग v कैसे निकालेंगे, बताओ v कैसे निकालेंगे, dx अपॉन dt, राइट। तो यानी कि ये जो थीटा की टैन थीटा की वैल्यू से निकालेंगे, है ना, राइट, dx अपॉन dt। तो v क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, dx क्या हो गया 3, dt हो गया 4, तो ये हो गया 3/4, इतना मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वेलोसिटी। अच्छा, लेकिन हमें तो फोर्स निकालना है। अब देखो क्या हुआ, 0 to 4 सेकेंड ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या हो रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है 3/4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल तो नहीं रही है, विच मीन्स इवन तो एक नॉन जीरो वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब फोर्स 0 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया हो, इसमें कुछ भी हाई फाई कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट उम्मीद कर रही हूँ कि आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब बच्चों सॉल्व करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट निकालने के लिए बोल रहा है इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4। t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 4 पे इम्पल्स निकालना है। पहले तो कॉन्सेप्ट को याद करेंगे कि इम्पल्स होता क्या था। व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स और किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है इम्पल्स। और उसको याद रख लो बच्चों, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये बहुत काम आने वाला है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, एट t इज इक्वल टू 0 मतलब भाई इनिशियल और फाइनल बताएंगे कैसे। एट t इज इक्वल टू 0 मतलब
t इज इक्वल टू 0 के पहले कितना मोमेंटम था, t इज इक्वल टू 0 के बाद कितना मोमेंटम था, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी पूछा जाए कि इम्पल्स बताओ एट t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो हम एक मोमेंटम निकालेंगे t इज इक्वल टू 0 के बाद, एक मोमेंटम निकालेंगे t इज इक्वल टू 0 के पहले, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0, अब यहां पर लिख लो बिफोर t इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिफोर t इज इक्वल टू 0 और लिख लो आफ्टर t इज इक्वल टू 0। अब बिफोर t इज इक्वल टू 0 जो है वो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, आफ्टर t इज इक्वल टू 0 जो है वहां निकालेंगे हम फाइनल मोमेंटम। t इज इक्वल टू 0 के पहले इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब देखो t इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इसके पहले इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास, अच्छा इनिशियल मोमेंटम हम निकाल रहे हैं राइट, यानी कि मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इस वाले जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है यार, पोजीशन तो बदल ही नहीं रहा है टाइम के साथ साथ, तो यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे हो गया 0। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं t इज इक्वल टू 0 के बाद। अब इस वाले जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, जो कि निकल के आई थी 3/4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यानी कि इस दौरान हो जाएगी मास इनटू वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू m। ठीक है, ओके। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे इम्पल्स की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0। तो इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल दैट इज चेंज इन मोमेंटम। p फाइनल कितना है 3/4m, p इनिशियल कितना है 0। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी हुई है, मास है 4 kg, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगी इम्पल्स की वैल्यू। कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो इस तरीके से अभी तक हमने सिर्फ t इज इक्वल टू 0 पे निकाला है इम्पल्स की वैल्यू। ठीक इसी तरीके से हम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे अभी निकालेंगे। तो चलो बच्चों अब निकालते हैं इम्पल्स की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये कहाँ पर है पॉइंट, इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो अब इसके बिफोर और इसके आफ्टर हम मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बिफोर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो बिफोर जो होगा वो pi की वैल्यू हो जाएगी, आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ से हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, ये हो जाएगा मास इनटू 4 सेकेंड के पहले यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड से पहले 3/4, तो ये हो जाएगा 3m/4। p फाइनल की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मास इनटू, अब इसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, अब ये तो भाई 3 जो है ये तो पोजीशन की वैल्यू है, बट एट t इज इक्वल टू 4 के बाद इस वाले जगह पर पोजीशन जो है वो समय के साथ साथ बदल नहीं रही है, इसीलिए इस वाले टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू फिर से 0 है, तो इसीलिए यहाँ पर ये p फाइनल हो जाएगा 0। देयरफॉर इम्पल्स कितना हो जाएगा, इम्पल्स विल बी इक्वल टू डेल्टा p यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल यानी कि 0 माइनस 3/4 इंटू m की वैल्यू है 4 kgs, तो ये हो जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आया। देखो ये जो सवाल है ना काफ़ी अच्छे सवाल है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ड्रिवन नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा कि भाई सिर्फ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, ये फॉर्मूला सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है। सिर्फ इस फॉर्मूले से आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जब तक आप ग्राफ को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाते हो, जब तक आप छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते हो कि यार इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब
चेंज इन मोमेंटम, कहाँ कहाँ का चेंज, कहाँ से निकालेंगे फाइनल मोमेंटम, कहाँ से निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। जब आप इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से नहीं समझ पाओगे तब तक आप न्यूमेरिकल्स को कंफर्टेबली सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इन क्वेश्चंस को जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ आप संग संग में सॉल्व करते चलो बच्चों, क्योंकि दैट विल ट्रिमेंडसली हेल्प यू। ठीक है, इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और अगर सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में पूछा गया है 2 bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string। मतलब कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ बोल दिया गया है ताकि आपको पता चल जाए कि भाई फ्रिक्शन को इग्नोर मारना है। ठीक है, बोल दिया गया है कि ये दोनों मासेस हैं, एक है ए तो दूसरा है बी, इनको एक लाइट स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है। लाइट स्ट्रिंग बोल दिया गया है, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग मासलेस है, इसका मास को तुम 0 मान के चलो। ठीक है, अच्छा, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए एंड देन बी along the direction of string। स्ट्रिंग के ही डायरेक्शन में पहले ए पे फोर्स लगाया गया, बाद में बी पे फोर्स लगाया गया। तो इन दोनों अलग अलग सिचुएशंस में हमें स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करेंगे पहले सिचुएशन की। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में ए पे फोर्स लगाया जा रहा है along the string, यानी कि फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है। तो समझ लो फोर्स जो लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, अगर टेंशन की बात करें, टेंशन क्या होता है, स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्स होता है। ठीक है, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ना वो ए और बी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उससे दूर की तरफ होता है टेंशन का डायरेक्शन, ऐसे याद रखो। तो ये ए है तो ए में जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो बी का टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो टेंशन की जो वैल्यू है, चूंकि यहाँ पर टेंशन जो स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर जो टेंशन है, जो इसके अबाउट टेंशन है, जो इसके लिए टेंशन है, इट इज जस्ट द सेम, उसी स्ट्रिंग पे वही टेंशन तो है ना। तो अब हमें इस टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखो। अच्छा, सबसे पहले हम ओवरऑल सिस्टम की बात करेंगे। इस पूरे सिस्टम में क्या क्या है, पूरे सिस्टम में ए भी है और बी भी है, यानी कि इस पूरे सिस्टम के अगर मास की मैं बात करूं देन दैट इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, यानी कि 10 + 20 दैट इज इक्वल टू 30 kg। ठीक है, पूरे सिस्टम में जो नेट फोर्स लगाया जा रहा है उसकी अगर बात करूं तो दैट इज 600 न्यूटन। अब भाई ए पे लगा रहा है, बी पे लगा रहा है, वो सब अलग बात है। पूरे सिस्टम में कितना टोटल फोर्स लगाया जा रहा है, 600 न्यूटन। क्या हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं कि भाई जब ये फोर्स हम लगाएंगे तो सिस्टम किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। आफ्टर ऑल हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन m, इसका मतलब ये हो जाएगा 600/30 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ होती है, प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट होता है लॉज ऑफ मोशन में, जहाँ पर हम एक बार में एक ही बॉडी को लेते हैं और उस बॉडी पर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम ऐसा कर देते हैं ना तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल हमारे आँख के सामने क्रिस्टल क्लियर आ जाता है। ठीक है, कि मतलब उसका कहाँ पे किस डायरेक्शन में क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें बिल्कुल साफ समझ में आने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप चाहो तो आप ए का बना लो, अगर आप चाहो तो आप बी का बना लो, इसमें से कोई का भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, आपको आंसर बराबर ही मिलेगा। ठीक है, चलो दोनों करके देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, लेट अस से कि ये मास ए है, इस तरफ फोर्स एफ एक्ट कर रहा है और इस तरफ टेंशन टी एक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या पता है कि ये ओवरऑल सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है,
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन हमने इस तरफ क्यों दिखाया, क्योंकि यार इधर फोर्स अलग से लग रहा है ना, तो फोर्स इधर लग रहा है मतलब ऑब्जेक्ट इधर ही मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, है ना। सो नेट अब इस डायग्राम को देखो, तो अब अगर इस डायग्राम को थोड़ा प्यार से देखो तो समझ में आ रहा है ना कि इधर का F जो है इधर के T से ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इवेंचुअली वो इधर एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, तो अब F की वैल्यू है 600 माइनस T की वैल्यू हमें निकालनी है। M यहाँ पर किसका मास है, A का, मास ऑफ A, तो मास ऑफ A कितना है 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 20, तो इसका मतलब T की वैल्यू हो गई 600 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो ये टेंशन की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब आपके मन में शायद ये दुविधा हो रही होगी कि यही अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम ना बना के बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो भी सेम आंसर आता, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तो चलो करके देख लेते हैं। अब ये रहा हमारा मास B, राइट। अब B के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर B के केस में हम देखें तो B के केस में जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में है। मैंने पहले ही बताया था टेंशन जो है ऑब्जेक्ट के दूसरे डायरेक्शन में होगा, तो B के लिए जो टेंशन का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। बट B के ऊपर डायरेक्टली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन B जो है ये भी एक्सेलरेट तो कर रहा है क्योंकि ओवरऑल सिस्टम ही एक्सेलरेट कर रहा है। तो यानी कि B के केस में ये जो टेंशन है यही टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि टेंशन की जो वैल्यू होगी, B का मास कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन भी है 20, तो ये हो गया 400 न्यूटन, ठीक है। तो देखो एक तरीके से यहां पर हमने ये भी प्रूव किया कि ठीक है भले फोर्स इधर लग रहा है बट ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो टेंशन कितना है, द टेंशन की वैल्यू है 400 न्यूटन। चाहे वो आप बी का बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, चाहे आप ए का बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने सिर्फ पार्ट ए किया है जहां पर फोर्स जो है कहां पर लगाया गया है, ऑब्जेक्ट ए पर। अब पार्ट 2 में देखेंगे कि जब फोर्स हम बी पर लगाते हैं तो टेंशन की वैल्यू कैसे बदलती है। सुपर्ब। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये सेम फोर्स 600 न्यूटन की फोर्स जो है अब ए के बजाय बी पर लगेगी, तो ये है बी, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये बी पर यूं लगेगी, इस साइड से ऐसे फोर्स लगेगी, राइट। तो यानी कि इस पर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है। जो टेंशन होगी वो यहाँ पे ये ब्लॉक है तो टेंशन का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, राइट। तो अब हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल होने वाला है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बना लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अब की बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक का ही बना लेते हैं। तो लेट अस से कि हम बी का बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर ये बी है, इस डायरेक्शन में है फोर्स और इस डायरेक्शन में है टेंशन, ठीक है, और ओवरऑल जो सिस्टम है ये एक्सेलरेट कर रहा है। और ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F की वैल्यू दी हुई है 600 माइनस टी दैट इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है, मास ये किसकी मास, B की मास, तो मास ऑफ B इज 20 इंटू एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 20। तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगा 600 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ टेंशन एक्ट कर रहा होगा, राइट। अगर आप चाहो तो बना के देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये है ए, और ए के केस में जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर टेंशन जो है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ ए का मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन है 20, तो यानी कि 200 न्यूटन। तो आ गई सेम वैल्यू दोनों तरफ, बिल्कुल। तो चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।
तो बच्चों आई होप कि आप सभी का जोश है बिल्कुल सुपर हाई, और इसी के साथ हम वहां पहुंचे क्वेश्चन नंबर 16 पे, और आ चुका है हमारा द मोस्ट पॉपुलर पुली वाले प्रॉब्लम्स। ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम्स है, काफ़ी जगहों पे काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बड़े प्यार से बड़े ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ताकि पुली वाले प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2 masses 8 kg and 12 kg आर कनेक्टेड at the two ends of a light inextensible string। जहां लिख दिया गया light inextensible string, इसका मतलब उसको तुम मासलेस मान लो। that goes over a frictionless pulley, मतलब फ्रिक्शन को भी इग्नोर मारो। अब जैसे ही ऐसा पुली है जिसका मास भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, इसका मतलब है कि भाई दोनों मासेस के अलोंग जो टेंशन की वैल्यू होगी वो बराबर होगी। अगर इधर टी है तो उधर भी टी ही होगा। ठीक है, अब पुली में देखो मूवमेंट किस हिसाब से होगा। भाई ये जो 12 kg का मास है ये ज़्यादा हेवी है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये 8 kg वाला ऊपर की तरफ जाएगा। वो जब नीचे आएगा तो ये तो ऊपर जाएगा ना, राइट। तो अब इसमें फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, इसके ऊपर एक mg एक्ट करेगा नीचे की तरफ, इसके ऊपर भी एक mg एक्ट करेगा। तो लेट अस से इसको हम m1g बोल देते हैं, इसको हम m2g बोल देते हैं, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, राइट। तो बेसिकली हमने एक तरीके से ना सारे फोर्सेस के डायरेक्शन यहीं पे देख लिए हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन को। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। तो मतलब हमें एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा ये टेंशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब सिनेरियो सबको समझ में आ ही गया है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी हो, इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पूरे सिस्टम का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नेट फोर्स है। एट द सेम टाइम इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स क्या होगा, अगर हम इस डायग्राम को देखें, अब इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स आ कहाँ से रहा है, देखो 12 kg पे जो m2g लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू 8 kg पे जो m1g लग रहा है, क्योंकि m2 की वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए m2g की वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है। चूँकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है इसीलिए ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सारी मूवमेंट हो ही क्यों रही है, एक फोर्स की वजह से। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स, उसी की वजह से तो ये पूरी मूवमेंट हो रही है, वरना मूवमेंट होती ही नहीं। समझ रहे हो। और ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स किस वजह से हो रहा है, m2g और m1g के डिफरेंस की वजह से। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होती तो दोनों सेम लेवल पे ऐसे लगे रहते, कोई ऊपर नीचे जाता ही नहीं। लेकिन चूंकि इन दोनों के वैल्यू में डिफरेंस है इसीलिए ये मूवमेंट हो रही है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ नेट है, ये एफ नेट किस वजह से अराइज हो रहा है, क्योंकि m2g की जो वैल्यू है वो m1g के वैल्यू से ज़्यादा है। तो एफ नेट इज इक्वल टू m2g माइनस m1g, ये हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब अभी ऊपर हमने लिखा था कि एफ नेट इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 20 इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, m2 माइनस m1 इंटू जी। तो यानी कि यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकते हैं, m2 की वैल्यू कितनी है 12, m1 की वैल्यू है 8 इंटू जी की वैल्यू ले लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई 20। तो ये हो गया 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई एक आंसर तो आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकाल लिया, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेंशन की वैल्यू निकालो। टेंशन निकालने के लिए वेरी सिंपल, क्या करेंगे हम लोग बना लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। किसका बनाएंगे, किसी का भी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 का बनाओ चाहे 2 का बनाओ, किसी का भी बनाओ, आंसर वही आना है। ठीक है, तो मान लो कि हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया m2 का। ठीक है, तो अगर हम लोग किसका बना रहे हैं, m2 का बना रहे हैं, तो उस केस में m2 है, ये m2 है, तो इसके नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है m2g। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है टेंशन। ठीक है, और ओवरऑल ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a।
राइट। ओवरऑल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब m2g की जो वैल्यू है वो t की वैल्यू से ज़्यादा है, नीचे मूव कर रहा है ना, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब m2g माइनस t दैट इज इक्वल टू m2a। तो इसका मतलब t की वैल्यू हो जाएगी m2g माइनस m2a, तो ये हो जाएगा m2 इंटू जी की वैल्यू 10 माइनस a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 2, m2 की वैल्यू है 12 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 96 न्यूटन। तो ये हो गया टेंशन, ठीक है। तो देखो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों आपने करेक्टली बनाना सीख लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल है। बट यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि पेन पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों के लिए, राइट। तो पेन पॉइंट्स यहाँ पर सिर्फ ये नहीं होता कि आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाते हो, यहाँ पर एक पेन पॉइंट होता है इनके डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि भाई एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, क्यों होगा ये समझ पाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए पहले सिचुएशन को समझो, एक तरफ 12 kg है, एक तरफ 8 kg है, 12 kg वाला नीचे जाएगा, क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि 12 kg पे अर्थ का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, बिकॉज मास की वैल्यू ज़्यादा है, तो m2g ज़्यादा है। अब ये नीचे जाएगा तो पुली का दूसरा एंड ऊपर की तरफ जाएगा, अब इसका एक्सेलरेशन इधर आ गया तो आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बना दिया, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे ही ये डायग्राम बच्चों आपने करेक्ट बना लिया ना, तो काफ़ी हद तक अब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो एक और बार ध्यान से देख लो इस न्यूमेरिकल को, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लो। और इसी के साथ अब आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है। शो दैट if it disintegrates into two smaller nuclei the products must move in opposite direction। मान लो कि अगर ये डिसइंटीग्रेट कर जाए into two smaller nuclei, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिसइंटीग्रेट करने के बाद ये जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये हमें प्रूव करना है, हाउ डू वी प्रूव दैट। अब देखो यहाँ पर कोई भी, अब ये जो न्यूक्लियस है ना ये खुद से डिसइंटीग्रेट कर रहा है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर नो एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने लायक। बाहर से कोई फोर्स लगा के इसको तोड़ा नहीं जा रहा है, ये खुद से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, राइट। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम का जो है कंजर्वेशन तो होना ही चाहिए। मोमेंटम जो है, मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो इनिशियल मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब डिसइंटीग्रेशन से पहले का जो मोमेंटम है, बिफोर डिसइंटीग्रेशन, राइट। मतलब इंटीग्रेट होने के पहले जब ये रेस्ट पे था तब का जो मोमेंटम है और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन का जो मोमेंटम है ये दोनों बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि इनिशियली डिसइंटीग्रेट होने से पहले मोमेंटम कितना था, 0, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। भाई ये तो रेस्ट में था, रेस्ट में था मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था। फाइनल मोमेंटम कितना था, m1 m2 मान लेते हैं कि ये m1 है और मान लेते हैं ये m2 है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये फाइनल मोमेंटम। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, देयरफॉर m1 v1 प्लस m2 v2 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू माइनस m1 बाई m2 इंटू v1। इस एक्सप्रेशन में हमें ये नेगेटिव साइन दिख रहा है, ये क्या बता रहा है कि जो v2 का डायरेक्शन होगा वो v1 के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, तभी तो माइनस साइन है। इसका मतलब अगर
v1 मेरा इस डायरेक्शन में हुआ तो v2 मेरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यही हमें प्रूव करना था कि ये बताओ कि ये प्रूव करो कि ये जो दोनों छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। सो बेसिकली दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सुपर। तो चलो बच्चों, अब हम आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सबका जोश अभी भी है सुपर हाई, क्योंकि जोश कम होने से काम नहीं बनेगा। अगर फिजिक्स को बनाना है सुपर स्ट्रांग, स्पेशली अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में ले आना है एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, तो उस केस में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करना होगा। इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद आप कोई भी किताब उठा लो, उस किताब से इसी टॉपिक के और क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो क्या मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो फिलहाल पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, जो कह रहा है कि 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। ये स्टेटमेंट तो एक था बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन अनेक है। एग्जैक्टली तो क्या बता रहा है, पहले प्यार से क्वेश्चन को समझेंगे, यही हमारा पहला स्टेप होता है। हमारे पास क्या है, 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं, ठीक है, दोनों का मास सेम है 0.05 kgs। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। अब ऑपोजिट डायरेक्शन आप बोलोगे कि मैम ऑपोजिट डायरेक्शन ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, वो भी ऑपोजिट है। दोनों एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, वो भी ऑपोजिट ही है। किधर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन तो प्यार से पढ़ो। मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस कोलाइड एंड रीबाउंड। भाई अगर एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे तो कभी कोलाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसका मतलब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, 6 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो चलो इन दोनों का नाम दे देते हैं ए और बी, ये 2 बॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर कोलाइड कर रहे हैं और फिर रिबाउंड कर जा रहे हैं। मतलब बी जो है वो यूं रिबाउंड कर रहा है, ए जो है वो यूं रिबाउंड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों आते हैं, पहले तो कोलाइड करते हैं इस तरीके से, ए और बी। कोलाइड करने के बाद बी इधर रिबाउंड कर जाता है एंड दैट टू विद द सेम स्पीड, और ए इधर रिबाउंड कर जाता है फिर से उसी स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर। हमें इम्पल्स निकालना है, हमें निकालना है इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू बी, इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। कैलकुलेशन वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि इम्पल्स हम निकालेंगे कैसे, इम्पल्स होता क्या है। अभी तो पीछे हमने एक आधी क्वेश्चंस करी भी है इम्पल्स की। फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स, हाँ सही बात है। और क्या होता है इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, एग्जैक्टली। और इसी का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर इम्पल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा पी या फिर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। तो चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉल ए की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर बॉल ए। तो बॉल ए के लिए हम लोग इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉल ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉल ए इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है, राइट। अब देखो, जैसे ही हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, यानी कि बिफोर का मोमेंटम और आफ्टर का मोमेंटम बराबर होगा, यही कहते हैं हम लोग, राइट। बिफोर का मोमेंटम, आफ्टर का मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम, आफ्टर का मोमेंटम माइनस पहले का मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम है वही क्या है, इम्पल्स है। किसके बिफोर और किसके आफ्टर, कोलिजन के बिफोर एंड कोलिजन के आफ्टर। तो भाई देखो, कोलिजन के बिफोर का सिनेरियो तो कुछ यूं था, राइट, जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के करीब मूव कर रहे थे, ठीक है। कोलिजन के आफ्टर का सिनेरियो जो था वो कुछ ऐसा था जहां पर ये दोनों कोलाइड कर चुके हैं और अब रिबाउंड कर रहे हैं,
ठीक है, इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब जब हमें यू ए और वी ए की, अब मास तो हमें पता ही है भाई, दिया हुआ है 0.05। अब ए की इनिशियल वेलोसिटी और ए की फाइनल वेलोसिटी। अब आप बोलेंगे मैम सब कुछ तो 6 मीटर पर सेकेंड ही है, आराम से डालते हैं, फटाफट आंसर निकालते हैं। बट अगर आप ऐसा करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आप गलत हो जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन को भी कंसिडर करने की जरूरत है। भाई वेलोसिटी की बात हो रही है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी नहीं है, डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि यार जो भी चीजें इधर मूव करेंगी ना उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, जो भी चीजें इधर मूव कर रही होंगी उसको हम नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम ले लेते हैं हमारा साइन कन्वेंशन। एंड बच्चों लेट मी टेल यू, फिजिक्स में जो है ना साइन कन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन गलत कर गए ना तो काफ़ी कैलकुलेशंस, काफ़ी आंसर्स आपके गलत निकलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अब हम निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो ए तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम ले लेंगे पॉजिटिव 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी? 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम अगेन एम ए, मास ऑफ ए तो वही 0.05 ही है। वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल में देखो ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यानी कि वेलोसिटी हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -0.3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल मोमेंटम यहाँ पर है -0.3 माइनस 0.3, दैट इज -0.6 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आंसर। तो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सिर्फ निकाला है इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक इसी तरीके से अब हम निकालेंगे इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो चलो अब ठीक उसी तरीके से निकालते हैं फॉर बॉल बी। ठीक है, सो फॉर बॉल बी क्या हो जाएगा? इम्पल्स ऑन बी। अगर हम ये निकालते हैं तो यहाँ पर भी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो अब बॉल बी का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ बी इंटू फाइनल वेलोसिटी, राइट, मतलब वेलोसिटी बी का वेलोसिटी आफ्टर वाला माइनस मास ऑफ बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब मास तो भाई वही है 0.05। अब B का देख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। B का फाइनल वेलोसिटी 6 है और वो भी इस डायरेक्शन में है, देखो पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में है ना, तो ये हो जाएगा इंटू 6 माइनस हो जाएगा 0.05 और इनिशियल में देखो इस डायरेक्शन में है यानी कि नेगेटिव इंटू -6, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3, दैट इज 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा दूसरा आंसर। तो मतलब इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू बी हो जाएगा -0.6 kg मीटर पर सेकेंड और इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू ए हो जाएगा +0.6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बी वाला मैंने काफ़ी शॉर्ट में दिखा दिया बिकॉज इट इज़ जस्ट द सेम प्रोसेस जैसे हमने ए का निकाला था। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अगर स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन कह रहा है अ शेल ऑफ मास 0.020 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kgs। ठीक है, इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन? ये हमारा सवाल है। पहले समझेंगे सिचुएशन को। यस, तो एक गन है, बड़ी सारी गन है, तो गन के अंदर से जो निकल रही है वो क्या है? शेल। जिस तरीके से जब छोटी गन होती है उसके अंदर से निकलती है बुलेट, बड़ी गन होती है तो उसके अंदर से जो निकलती है उसे हम कहते हैं शेल। ठीक है, तो
अब क्या होता है, जब भी एक गन के अंदर से, जैसे मान लो कि ये गन है, अब जैसे ही आपने गन को चलाया, गन के अंदर से जैसे ही बुलेट निकला तो क्या हुआ, बुलेट की एक वेलोसिटी है जिससे वो आगे की तरफ यूं भाग रही होती है, राइट। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से नोटिस करो बच्चों, तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही बुलेट आगे की तरफ भाग रही होती है, जो गन है ना वो हल्का सा रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जो गन है वो हल्का सा पीछे की तरफ मूव कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अच्छा अब यहां समझेंगे कि ये मजल स्पीड क्या होता है। मजल वेलोसिटी बोले तो क्या है, मजल स्पीड या मजल वेलोसिटी जो है ये होती है कि नेट कितनी वेलोसिटी से बुलेट मूव कर रही है। तो आइडियली ये क्या होना चाहिए कि भाई जितनी वेलोसिटी से बुलेट मूव कर रही है माइनस जो रिकॉइल वेलोसिटी है, क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी तो पीछे की तरफ रिकॉइल हो रही है ना गन, राइट। लेकिन रिकॉइल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, तो इसी वजह से जो मजल स्पीड है या मजल वेलोसिटी है इसको कंसिडर किया जाता है एज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट या फिर वेलोसिटी ऑफ द शेल। तो इसका मतलब वो जो शेल है वो जिस स्पीड से मूव कर रही है वो स्पीड को हम कहते हैं मजल स्पीड, जो कि इस सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस सवाल पे आते हैं। तो हमारे पास एक गन है जिसका मास है 100 kg, काफ़ी भारी भरकम गन है, बिल्कुल। अब इसके अंदर से एक शेल निकल रही है जिसका मास कितना है 0.020 kg। ठीक है, अच्छा अब ये जो शेल है इसकी मजल स्पीड दी हुई है, ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है वो दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, रिकॉइल स्पीड निकालनी है गन की। ठीक है, तो तैयार हो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चलो करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हमने क्वेश्चन को विजुअलाइज तो कर लिया, अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी सिचुएशन दी हुई है, हमारे पास इस गन का मास दिया हुआ है, मतलब हमारे पास दो चीजें हैं, गन और शेल। ठीक है, तो गन का मास हमारे पास दिया हुआ है, शेल का मास हमारे पास दिया हुआ है, दोनों का मास दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई जो गन का मास है ना दैट इज m1 और जो शेल का मास है दैट इज m2। ठीक है, तो हमारे पास m1 m2 की वैल्यू दी हुई है। देखो ये शेल का मास है यानी कि ये m2 की वैल्यू है, और ये गन का मास है यानी कि ये m1 की वैल्यू है। ठीक है, इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, मजल स्पीड मैंने क्या बताया था, जिस स्पीड से हमारी ये जो बुलेट है वो गन से निकल रही है, राइट। तो वो जो स्पीड है वो दी हुई है कितनी, यानी कि इसकी स्पीड दी हुई है, इसकी जो वेलोसिटी है v2 ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, मैंने क्या बताया था कि जैसे ही ये शेल इस डायरेक्शन में निकलती है, राइट, जैसे ही ये इस डायरेक्शन में निकलती है वैसे ही ये जो गन है ये क्या होता है, ये पीछे की तरफ झटका मारता है। हालांकि इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, बट होती तो है ना। तो लेट अस से वो वाली वेलोसिटी v1 है, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो टोटल हमारी पहले की इनिशियल जो टोटल हमारा मोमेंटम है और बाद में जाके जो टोटल मोमेंटम है दैट विल बी द सेम। ठीक है, अच्छा तो यानी कि जो पहले का जो मोमेंटम है और जो बाद का जो मोमेंटम है ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब पहले और बाद, किसके पहले और किसके बाद, अब देखो बिफोर वाला सिचुएशन देखते हैं। पहले मतलब जब ये जो शेल है ये गन में से नहीं निकला था, राइट। उस टाइम पर सिचुएशन कैसी थी भाई, उस टाइम पे तो सभी लोग रेस्ट पर थे, क्या तो गन और क्या तो शेल। ना तो शेल निकला था उसमें से, अब शेल नहीं निकला था तो उसकी कोई मजल स्पीड नहीं थी। अब जब शेल नहीं निकला था तो गन की भी कोई रिकॉइल वेलोसिटी नहीं थी, तो सब शांत बैठे थे, सब रेस्ट पर थे। ठीक है, ये बिफोर की सिचुएशन है। आफ्टर की सिचुएशन क्या है, वही जो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, जब जो शेल है वो एक मजल स्पीड से निकल रही है और गन की भी एक रिकॉइल वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो ये हमारी सिचुएशन है। तो अब इस सिचुएशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो बिफोर वाली सिचुएशन है, इनिशियल जो मोमेंटम हमारी होगी वो ज़ीरो होगी। कैसे कह सकते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है, गन की वेलोसिटी भी ज़ीरो है, शेल की वेलोसिटी भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा,
इसका गन का मोमेंटम प्लस शेल का मोमेंटम, तो गन का मोमेंटम क्या हो जाएगा m1v1 प्लस शेल का मोमेंटम दैट इज m2v2। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें v1 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -m2v2 डिवाइडेड बाई m1। ठीक है, अब बस इसी में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, बस एग्जैक्टली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतना आसान था क्या ये, और बच्चों ये इतना ही आसान था। तो ये हो जाएगा m2 की वैल्यू कितनी है 0.020 इंटू v2 की वैल्यू कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई m1 की वैल्यू कितनी है 100 kgs। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी 0.016 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि रिकॉइल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है ना वो काफ़ी कम होती है, राइट। बहुत छोटी सी वेलोसिटी से जो है वो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। एनीवेज, तो इसीलिए देखो ये वैल्यू भी काफ़ी कम है। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन दिखा रहा है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रिकॉइल वेलोसिटी जो है, रिकॉइल वेलोसिटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ शेल। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि शेल के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है और रिकॉइल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हम आई थिंक क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट यूज हुआ नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो चलो आगे बढ़ा जाए, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर पूछा गया है कि अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल। अब क्रिकेट मैच तो आप लोगों ने देखा ही होगा कभी ना कभी टीवी पर, या फिर देखते रहते होगे, क्रिकेट फैन भी हो सकते हो, है ना। तो जो एक सिचुएशन आप क्रिकेट के एक मैच में देखते ही रहते हो, इस प्रॉब्लम में भी कुछ वही सिनेरियो है। तो अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो जैसे ये हमारा बैट्समैन है, ठीक है, अब बॉल इसकी तरफ आया, मतलब इसकी तरफ मतलब इसके बैट की तरफ आया। ठीक है, तो लेट अस से कि बॉल कुछ इस तरीके से आया, राइट, मतलब लेट अस से विद सम वेलोसिटी v1। बैट से इसने बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो मतलब बॉल इस डायरेक्शन में आया और इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया बाय 45 डिग्री। तो यानी कि ये जो डायरेक्शन है दिस इज v2। ठीक है, तो ये v1 है, ये v2 है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है। विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये जो v1 है ना, v1 की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो मैग्नीट्यूड है ना, v1 की मैग्नीट्यूड और v2 की मैग्नीट्यूड, मतलब डिफ्लेक्ट होने के बाद जो v2 वेलोसिटी से ये जा रहा है उसका भी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, पर डायरेक्शन बदल गया है वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। अब हमें इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, चेंज इन मोमेंटम से। मोमेंटम के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मास और वेलोसिटी की। ठीक है, जरूरत पड़ती है। अब आप बोलेगे वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड दिया है, भाई अगेन मैग्नीट्यूड दिया है, बट अपने को डायरेक्शन भी तो कंसिडर करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। तो चलो पहले देखते हैं हम लोगों को इधर करना क्या है। तो हमें निकालना है इम्पल्स, और हमें क्या पता है कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं क्या, m इंटू v2 माइनस v1। अब देखो यहाँ पर मैंने ऊपर ये वेक्टर का साइन क्यों दिया हुआ है बच्चों, कोई बता सकता है कि ऊपर मैंने अलग से वेक्टर का साइन क्यों दिया है, ताकि आप भूल ना जाओ इस बात को कि ये जो v के साथ आप डील कर रहे हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो v2 माइनस v1 में आप फटाफट से 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हो, क्योंकि v1 का डायरेक्शन है ये, v2 का डायरेक्शन है ये, तो दोनों दो अलग डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट आप कैसे कर पाओगे, वेक्टर लॉज के हिसाब से ही आप इनका सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा वेक्टर लॉज की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाया है उसको हम लोग अलग से यहाँ पे क्लियरली बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा v1, ठीक है, ये है हमारा v2 और ये है एंगल 45 डिग्रीज।
ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 निकालना है, माइनस V1, राइट। ये तो प्लस V1 है, ठीक है। कैसे निकालेंगे माइनस V1? उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लेते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत हमें लग नहीं रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये वाले V1 का डायरेक्शन इधर है, अब यहाँ पर हम बना लेते हैं एक V1, क्योंकि इन दोनों का जो लेंथ है, जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, पैरेलल भी हैं, लेकिन देखो इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस V1, क्योंकि इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन से उल्टा है, तो ये हो गया माइनस V1। अच्छा, V2 का तो डायरेक्शन हमारा ऐसे ही था, ठीक है। अब इधर वाला जो ये वाला है, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस V2, बट इससे हमें मतलब नहीं है, माइनस V2 से हमें मतलब नहीं है। माइनस V1 से हमें मतलब क्यों है, क्योंकि हमें V2 माइनस V1 निकालना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर हो V2, दूसरा वेक्टर हो माइनस V1, तो इन दोनों का हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब ऐसे एज्यूम करके चलो कि अगर हम बीच में से ये लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं हम लोग। देखो इधर हमें प्लस V2 मिल रहा है, अब इसी को ऐसे कंसिडर कर लो ना कि इसको अगर आप ऐसे खींच दोगे आगे, तो क्या हो गया, ये V2 हो गया, ये माइनस V1 हो गया, ऐसे ले लो, ये हो गया V2, ये हो गया माइनस V1, है कि नहीं, ये हो गया माइनस V1, ये क्या हो गया, ये हो गया V2। एक बार और उसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये हो गया है V2, ये हो गया माइनस V1, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है बच्चों, जहां पर एक वेक्टर है माइनस V1, दूसरा वेक्टर है V2, और उनके बीच का एंगल है 45 डिग्री। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम लगाएं, तो लेट अस से, अब अगर हम यहां पर लगा देते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो उसमें हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, यही तो होगा रिजल्टेंट, राइट। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट ओवर V2 का स्क्वायर, राइट, रूट ओवर V2 का स्क्वायर। V2 का स्क्वायर मतलब क्या है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर भी तो वही आएगा, प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा, थीटा इज कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालो। V2 का मैग्नीट्यूड कितना था, 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो चलो इधर ही कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 52 इंटू 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 15 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब इस V2 की जगह हमने 15 डाल दिया, तो 15 का होल स्क्वायर, V1 की जगह भी 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 फिर से, तो ये फिर से 15 का होल स्क्वायर। कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 1/2 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 27.72 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू निकल गया बच्चों, ये किसका वैल्यू निकला, V2 और माइनस V1 का हमने रिजल्टेंट निकाला वेक्टर लॉज से, बट ये बेसिकली किसका वैल्यू निकल गया, V2 माइनस V1 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। हमें निकालना था इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, यहाँ पर हमने लिख ही रखा है। इम्पल्स क्या हो जाएगा, मास इंटू V2 माइनस V1। अब ये V2 माइनस V1 निकल गया है, मास हमारे पास दिया हुआ है विच इज़ 0.15 kg यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 27.72, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.16 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, राइट, क्योंकि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना काफ़ी नहीं होता है। सो अगर डायरेक्शन की बात करें तो भाई V2 माइनस V1 का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो वापस से
अगर हम ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जाएं सो ये V2 है, ये माइनस V1 है, तो इनका जो रिजल्टेंट है दिस इज दिस V2 माइनस V1। तो इसका डायरेक्शन क्या है, अगर ये पूरा एंगल 45 डिग्री है तो इसका आधा हो जाएगा 22.5 डिग्री, तो इसका डायरेक्शन V2 माइनस V1 is direction of V2 minus V1 is 22.5 degree to the direction of V1। V1 जो था वो हॉरिजॉन्टल था ना, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था उससे 22.5 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था, इसका वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब वेलोसिटी सेम है V1 और V2 बट जो सेम है दैट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, बट आपको वेलोसिटी के केस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देना होगा, है ना। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बच्चों, तो चलो आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो मतलब 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आई थिंक यू मस्ट बी इन अ पोजीशन जहां पर आप मुझे बता सको कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कैसा लग रहा है कि क्या हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा आप ज़्यादा ईज में फील कर रहे हो विद द कॉन्सेप्ट, विद द चैप्टर, विद द न्यूमेरिकल्स ऑल टुगेदर। ठीक है, तो चलो आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताओ। ठीक है, तो चलो फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kgs is tied to a string, to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane। अब जैसे यहाँ देख ही पा रहे हो ये बंदा बड़ा ही खुश है, इसने एक स्ट्रिंग में एक स्टोन को पकड़ा है और उसके बाद यूं 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 एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल बनाता हुआ वो स्टोन को वो घुमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि किस तरह का मोशन है, जहाँ पर स्ट्रिंग में स्टोन लगा हुआ है और स्टोन जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, किस तरह का मोशन है ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक पर हमने कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जहाँ पर वो स्टोन को कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, उस पर सेंट्रीपीटल फोर्स जो कि सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करता है, उसी के वजह से वो स्टोन गोल 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 उस सर्कल में घूम रहा है। एग्जैक्टली, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहला पार्ट है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो चलो पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो टेंशन निकालना है हमें। अब देखो ये जो स्टोन जो है ना, अब यहाँ पर पिक्चर हमने ऐसे टेंटेटिव बनाया हुआ है, बेसिकली यहाँ से है स्टोन ऐसे, राइट, और इससे ऐसे ऐसे घूम रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से जो है ये स्ट्रिंग अटैच्ड है ना, तो यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के वजह से ही इसको क्या मिल पा रहा है, सेंट्रीपीटल फोर्स मिल पा रहा है, राइट। तो मतलब जो टेंशन है वो टेंशन ही ये सेंट्रीपीटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो रस्सी ही ना हो, वो स्ट्रिंग ही ना हो, तो क्या वो घूमेगा, नहीं घूमेगा। वो घूम क्यों रहा है, क्योंकि वो जो रस्सी है ना, रस्सी का जो टेंशन है वही उसको सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो यानी कि आप कह सकते हो कि भाई जो टेंशन है ना वही सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपीटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, mv²/r भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इसको हम mr ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जहां पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब आप देख लेना सिचुएशन के हिसाब से, आप mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर दोनों में से जिसकी भी ज़रूरत हो वो आप यूज़ कर लेना। ठीक है, तो चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में मास की वैल्यू दी हुई है 0.25 kg। ठीक है, क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है जो कि है 1.5 मीटर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब यहाँ पर जो है ना एक हल्का सा कंफ्यूजिंग चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है स्पीड ऑफ 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट, स्पीड लिखा हुआ है, सुनते ही सबको लगेगा यार v की वैल्यू दी हुई है, राइट, बट क्या ये एग्जैक्टली 40 जो है वैल्यू ये v की वैल्यू नहीं है, ये बता रहा है 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट। 40 इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो कवर कर रहा है 1 मिनट में। अब आपके पास दो चॉइस है, इस वैल्यू से या तो आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आप v की वैल्यू निकाल लो जो कि लीनियर वेलोसिटी है।
कैसे निकालोगे? देखो, अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हो, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसको आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले लो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई पर मिनट की जगह हम पर सेकेंड कर देते हैं, तो इतना रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो या तो हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब एक बार फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू, दैट इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। तो इतना रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या निकल गया? ये ओमेगा की वैल्यू निकल गई। तो एक ऑप्शन ये है कि ये 40 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से हम ओमेगा की वैल्यू निकालें इस तरीके से, दैट इज वन वे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अच्छा 40 रेवोल्यूशंस दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना। अब किसी भी सर्कल में क्या होता है? एक रेवोल्यूशन कितना होता है? एक राउंड कितना होता है? 2 पाई आर, राइट। सो 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई आर, इतना डिस्टेंस, राइट। तो 40 रेवोल्यूशंस कितना डिस्टेंस होगा वो आप निकाल लो, ठीक है। अब उतना डिस्टेंस निकल गया, फिर पर मिनट में है तो उसको पर सेकेंड कर लो, तो मीटर पर सेकेंड में फिर आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी की। दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। तो दोनों में से आपको कोई एक ही ऑप्शन चूज करना है। अब यहाँ पर मैंने ओमेगा की वैल्यू निकाल दी है बिकॉज मेरा प्लान है इस वाले फॉर्मूला का यूज करना, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला का यूज करने वाली हूँ। आप चाहो तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, बट उस केस में आपको v लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं टेंशन की वैल्यू। t की वैल्यू निकालेंगे mr ओमेगा स्क्वायर। m की वैल्यू है 0.25, r की वैल्यू है 1.5, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पाई की जगह 22/7 पुट कर देंगे और उसके बाद इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों रफली ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.6 न्यूटन। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? ये टेंशन की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी व्हर्ल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर हम ये कहें, अभी फिलहाल हमने ये निकाला कि भाई स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो 6.6 न्यूटन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ये कहें कि जो स्ट्रिंग जो है ना वो मैक्सिमम 200 न्यूटन तक का टेंशन जो है विथस्टैंड कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर हो गया उसका टेंशन तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि अगर ये 200 न्यूटन तक का टेंशन ले सकता है तो स्टोन मैक्सिमम कितनी स्पीड से मूव कराया जा सकता है। नोट करना बच्चों, यहाँ पर हमको v निकालनी है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो वो निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब सेकेंड पार्ट के लिए हम इस पहले वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वेयर t जो है इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो चलो सेकेंड पार्ट को इधर करते हैं सॉल्व। तो हमने कह दिया कि भाई t की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 200, सो 200 इज इक्वल टू m की वैल्यू दी हुई है 0.25, v स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन r की वैल्यू दी हुई है 1.5। तो यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 200 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.25। तो v की वैल्यू हो जाएगी √200 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.25। तो ये वैल्यू आ जाएगी 34.64 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है कि आपको इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो टेंशन होता है ये mv स्क्वायर बाई आर भी होता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और ये mr ओमेगा स्क्वायर भी होता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने एंगुलर वेलोसिटी का हेल्प लिया, सेकेंड पार्ट में हमको लीनियर वेलोसिटी ही निकालना था तो हमारे पास चॉइस नहीं था, हमने फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का हेल्प लिया, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।
आप पहुंचे क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो कि है 21 का ही एक तरीके से कंटिन्यूएशन बोल सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन एक्सरसाइज 4.21 द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। उसमें लिखा हुआ था ना कि भाई जो टेंशन है वो 200 न्यूटन तक का टेंशन ही वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके बियॉन्ड अगर टेंशन हो गया तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टूट जाएगी। एग्जैक्टली अब इसको विजुअलाइज करके देख लो कि भाई ऐसे 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 स्टोन को घुमाया जा रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा टेंशन हो गई कि स्ट्रिंग टूट गया। बोलना ये है कि एंड द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। अभी तक क्या हो रहा था कि ऐसे ऐसे हम स्ट्रिंग को घुमा रहे थे, तो जो स्टोन था वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। अगर जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे घूम रहा है, बट अगर ऊपर से इसका टॉप व्यू कोई देखेगा तो टॉप व्यू में वो स्टोन जो है वो ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ दिखेगा, जहाँ पर वो ऐसे सेंटर से जो है वो, सेंटर क्या है, मेरा हाथ है, मतलब मेरे फिंगर से जहाँ पर मैंने उस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, तो और ये जो रेडियस है वो स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है, और वो स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये मोशन हो रहा था तब तक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा था। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्ट्रिंग जो है ये टूट गया। जैसे ही ये स्ट्रिंग टूट गया तो अब क्या है, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो इस स्टोन को, लेट अस से ये हमारा स्टोन है, तो अब इस स्टोन को सेंटर की तरफ खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है। अब इस स्टोन के साथ क्या होगा, हर एक पॉइंट पर जो स्टोन का जो एक वेलोसिटी रहता है विच इज एट टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट इसकी एक वेलोसिटी रहती है हर एक पॉइंट पर, करेक्ट, हर एक पॉइंट पर इसकी ये टेंजेंशियल कंपोनेंट रहती है। अब जैसे ही ये स्ट्रिंग टूट गई, ये स्ट्रिंग जैसे ही टूट गई तो अब इसको सेंटर पे तो कोई खींच नहीं रहा है, तो वो स्टोन के साथ क्या होगा, वो टेंजेंशियली फ्लाई कर जाएगा, राइट। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड्स। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेडियस के अलोंग तो अब उसको खींचने वाला कोई है ही नहीं। पॉइंट बी है द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। This is option B is the correct option. ठीक है, बात समझ में आई। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इसको आप विजुअलाइज करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से, जैसे ही स्ट्रिंग, जब तक तो स्ट्रिंग है तब तक तो वो घूम रही है सर्कुलर पाथ में, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग टूटी तो क्या होगा, जिस भी इंस्टेंट पर स्ट्रिंग टूटी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और उस वेलोसिटी से वो स्टोन जो है वो फ्लाई कर जाएगा। और बच्चों देखते ही देखते अब हम आ पहुंचे हैं हमारे इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। और ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जहां पर कैलकुलेशन काफी कम है लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। फिर एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये एक टिप मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में आपको जो ये लगता है ना कि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आती है, कौन सा फॉर्मूला लगाए, कैसे अप्रोच करें, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग का जो पहला स्टेप है वो स्टेप क्या है, टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन को रीड करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रीड करो, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ ना पाओ, ठीक है। यहां फिर से क्वेश्चन को हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस पे ध्यान देना है, राइट। अगर एम्प्टी स्पेस है इसका मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेस है मतलब वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एयर नहीं है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एम्प्टी है, राइट। अब सोचो, जब हम वॉक करते हैं, राइट, हम क्यों वॉक कर पाते हैं, जैसे आप किसी भी सरफेस पे, ज़मीन पर आप वॉक क्यों कर पाते हो, क्योंकि जैसे ही आप अपने पैर को रखते हो, एक पैर से आप ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हो तो आपको अगले पैर को सामने की तरफ ले जाने का फोर्स मिलता है, और इसी तरीके से आप वॉक कर पाते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो। इसका मतलब आपके वॉकिंग के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट किसका होता है, फ्रिक्शन का। लेकिन जैसे ही हम एम्प्टी स्पेस की बात कर रहे हैं, भाई वहाँ पे तो फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है।
तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर चाहे हम हो या हॉर्स हो, उनके लिए वॉक करना पॉसिबल नहीं है, रन करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर कार्ट को पुल करना भी पॉसिबल नहीं है, राइट। सो एम्प्टी स्पेस में इसी वजह से जो हॉर्स है वो रन नहीं कर पाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेकंड पार्ट। Passengers are thrown forward from their seats when a speeding bus stops suddenly. एक बार फिर से सिचुएशन को विजुअलाइज करते हुए, अब मान लो कि मैं इस बस में बैठी हूँ, ठीक है। अब बस चल रही है खूब तेजी से, मस्त ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है खिड़की से, लेकिन अचानक सडनली मे बी बस ड्राइवर को आगे कुछ दिखा होगा, कोई दूसरा व्हीकल दिखा होगा या जो भी हुआ हो, सडनली बस ड्राइवर ने मारा ब्रेक और मैं गिर गई आगे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब तक बस चल रही थी, बस जितने स्पीड से चल रही थी, मैं भी बस के उस पूरे सिस्टम का पार्ट थी। तो बस जितने स्पीड से चल रही थी, मैं भी उतने ही स्पीड से चल रही थी, राइट। ठीक है, अब जैसे ही बस अचानक से रुक गई तो बस की वेलोसिटी तो अचानक से 0 पे आ गई, बट मेरी जो बॉडी है बाय इनर्शिया, उसको किस चीज़ की आदत पड़ रखी थी? इनर्शिया क्या होता है? अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन। अब मेरी बॉडी मोशन में थी, राइट, तो मुझे मोशन की ही आदत थी, मैं मोशन में ही रहना चाहती थी, बट अचानक से बस रुक गई, लेकिन मेरी बॉडी तब भी आगे ही जा रही थी। एज अ रिजल्ट हमें एक जोर का झटका लगता है आगे की तरफ और हम फॉरवर्ड को बेंड कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? चलो देखेंगे अगला पार्ट। तो चलो बच्चों, अब देखेंगे हम लोग पार्ट सी। ठीक है, तो पार्ट सी में पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज ईजियर टू पुल अ लॉन मोवर दैन टू पुश इट। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत बार इस तरह से ना, जो गार्डनर्स होते हैं, जो लॉन में जो है ना, लॉन के वो ग्रास वगैरह लेबल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लॉन मूवर्स ऐसे मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसको, लॉन मूवर को पुल करना आसान क्यों होता है पुश करने के बजाय, मतलब उसको लोग पुश नहीं करते हैं, उसको पुल करते हैं, ऐसा क्यों? तो इस पुश और पुल का डिफरेंस हम लोग इन दोनों डायग्राम्स के हेल्प से समझेंगे, मैथमेटिकली समझ लेंगे कि क्यों पुल करना इजी होता है दैन टू पुश इट। ठीक है, तो चलो एक तरफ बना लेते हैं पुश वाला सिनेरियो, इधर हम लोग पुश वाला सिनेरियो बना लेंगे और दूसरी तरफ हम लोग बना लेंगे पुल वाला सिनेरियो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पुश वाले सिनेरियो में। पुश वाले सिनेरियो में ये जो फोर्स ये लगा रहा है बंदा, वो इसको ऐसे पुश कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में वो लगा रहा है, करेक्ट। तो अब इसका जो है डायग्राम मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स ये लगा रहा है वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो लेट अस से कि हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जैसे यूं 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 लग रहा है ना फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, जिसको मैंने ऐसे स्लैंट बना दिया है। ठीक है, अब अगर हम इस लॉन मूवर की बात करें तो इसके नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा है, कि भाई mg तो धरती माता सभी को खींच रही है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नीचे जो है mg एक्ट कर रहा है। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? f cos थीटा, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? f sin थीटा, राइट। इसके कंपोनेंट्स में हमने इसको रिजॉल्व कर दिया अगर, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा? एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, राइट। ये भी हमें पता ही है कि भाई नीचे धरती माता खींच रही है, दैट्स फाइन, बट ऊपर की तरफ इस सरफेस पे है तो एक रिएक्शन फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है। अब बच्चों, अगर सिर्फ इस डायग्राम को देखो तो आप क्या बता सकते हो कि ऊपर का जो रिएक्शन फोर्स है उसको बैलेंस करने वाला दूसरी तरफ दो फोर्सेस है, एक तो एफ साइन थीटा है और एक mg है, राइट। तो यानी कि इस वाली डायग्राम से हम क्या बोल सकते हैं? r इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg। ठीक है, अच्छा, r हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे निकालते हैं? म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर, यानी कि म्यू इंटू एफ साइन थीटा प्लस mg। ठीक है, अब जितना ज्यादा फ्रिक्शन का फोर्स उतना डिफिकल्ट होगा उसको मूव करना, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। तो इस सिनेरियो में जब हम पुश कर रहे हैं, उस सिनेरियो में जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो इतना है,
ठीक है, जो हमने अभी निकाला। अब ये ज़्यादा है या कम है वो पता कैसे चलेगा, उसको तो हम कंपेयर करेंगे पुल वाले सिनेरियो के साथ। तो जिस केस में फ्रिक्शन का फोर्स कम है उस केस में उसको मूव करना इज ईजियर, राइट। तो चलो अब चलते हैं पुल वाले सिनेरियो में। अच्छा, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर कहाँ से आया, वो हमने फ्रिक्शन का बेसिक्स पढ़ ही रखा है, राइट। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह होता है तो फ्रिक्शन का जो बाय डेफिनेशन फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू आर, यानी कि रिएक्शन फोर्स पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करेंगे पुल वाले सिनेरियो की। तो चलो अब हम लोग पुल वाला सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। तो पुल वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है कि पहले हम पुश कर रहे थे, यानी कि फोर्स हम ऐसे दे रहे थे, तो देखो फोर्स हम ऐसे दे रहे थे, अब हम पुल कर रहे हैं, मतलब उसको यूं अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स हम बनाएंगे उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। लेट अस से ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, देखो फोर्स अब ऊपर की तरफ ऐसे पुल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। नीचे की तरफ अभी भी जो है mg एक्ट करेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं है, वो तो करना ही है, ठीक है, करने दो, ठीक है। अब जो है हम लोग फोर्स को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो इधर हो जाएगा f cos थीटा, इधर हो जाएगा f sin थीटा, ठीक है। तो ये f इस तरफ है तो इसलिए इधर f cos थीटा, इधर f sin थीटा, कोई डाउट नहीं। अच्छा, रिएक्शन फोर्स एज यूजुअल ऊपर की तरफ लगेगा, सो दिस इज रिएक्शन फोर्स। अब की बार रिएक्शन फोर्स के साथ देखो क्या हुआ, अब की बार रिएक्शन फोर्स और f sin थीटा एक तरफ है, तो यानी कि अब की बार रिएक्शन फोर्स प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg है। तो यानी कि अब की बार r की वैल्यू है mg माइनस f sin थीटा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं। पहले क्या था, r की वैल्यू थी f sin थीटा प्लस mg, मतलब mg के साथ f sin थीटा जुड़ जा रहा था, यानी कि इस सिचुएशन में r की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, राइट। रिएक्शन फोर्स यहाँ ज़्यादा था, यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू है वो कम है, यहाँ पर mg से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिएक्शन फोर्स का वैल्यू जो है वो mg से कम है, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स का वैल्यू जो है वो mg से ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर, तो इसको ना r डैश लिख देते हैं तो इजी होगा, इसको r डैश बोल देते हैं। तो अगर हम लेट अस से इसको 1 लिखते हैं और इसको 2 लिखते हैं, ठीक है। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें साफ साफ क्या दिख रहा है कि r की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन r डैश, राइट। यानी कि पुश वाले केस में जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू पुल वाले केस में, राइट। सो देयरफॉर यानी कि फ्रिक्शन जो है इज मोर इन पुश के केस में फ्रिक्शन ज्यादा है, तो इसी वजह से इट इज इजियर टू पुल द लॉन मूवर, ठीक है। बात समझ में आई। सो आई गेस इस पूरे मैथमेटिक्स के साथ, पूरे डायग्राम के साथ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो है लॉन मूवर को पुल करना आसान होता है कंपेयर टू पुश इट। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आ पहुंचे हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे, जहां पर पूछा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स व्हाइल होल्डिंग अ कैच। अगेन अ क्वेश्चन फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स। आप लोगों ने क्रिकेट के मैच में देखा होगा कि बॉल को किस तरीके से कैच किया जाता है। अगर आप अपने हाथ को यूं स्टैटिक रख दो और बॉल जो इतनी ज्यादा स्पीड से आ रही होती है वो धाए से आके आपके हाथ में गिरे तो आपके हाथ को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, राइट। तो इसीलिए बॉल को कैसे कैच किया जाता है, पहले हाथ को थोड़ा पीछे लिया जाता है और फिर बॉल को कैच किया जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा आपने देखा होगा कई सारे मैचेस में, ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, राइट। बट ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे छुपा है कॉन्सेप्ट इम्पल्स का, राइट। इम्पल्स जो है, जब भी हम बॉल को कैच कर रहे होते हैं देयर इज एन इम्पल्स ऑन आवर हैंड बाय द बॉल। बॉल जो है हमारे हाथ में कुछ इम्पल्स इम्पार्ट करता है, राइट। इम्पल्स क्या होता है, हमने अभी अभी सीखा था कुछ देर पहले कि इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, बट एट द सेम टाइम इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम,
राइट तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि लेट अस से एम वी माइनस एम यू, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है। अब बच्चों देखो ये जो चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू है ना, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो अब प्लेयर यहाँ पे क्या करता है कि भाई ताकि इम्पल्स थोड़ा कम हो, मतलब इम्पल्स थोड़ा कम हो इन द सेंस चेंज इन मोमेंटम उतना ही रहेगा, राइट, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो है वो बॉल के मास, बॉल के इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें तो उतनी रहेगी, ये वैल्यू फिक्स है। लेकिन प्लेयर के हाथ में क्या है, प्लेयर के हाथ में ये है कि भाई उसके हाथ में जो चोट लगेगी वो किसके वजह से लगेगी, फोर्स के वजह से लगेगी, राइट। अगर इम्पल्स बहुत ज़्यादा होगा, लेट्स से अगर फोर्स बहुत ज़्यादा, अगर बॉल बहुत बहुत जोर का फोर्स लगाएगी उसके हाथ पे तो उसको चोट लगेगी। तो वो क्या करता है, वो इस टाइम के साथ खेलता है। प्लेयर क्या करता है, प्लेयर सोचता है एक काम करते हैं, इस टी को इंक्रीज कर देते हैं। अब मैं हाथ को यूं ही रखूंगा तो बॉल धाड़ से आके गिरेगी, हाथ को जैसे ही मैंने पीछे किया तो हाथ को पीछे करते दौरान मैंने क्या बढ़ा दिया, टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया, राइट। अब मैंने टाइम की वैल्यू बढ़ा दी, अब इससे फोर्स के वैल्यू के साथ क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज इन मोमेंटम उतना ही रहेगा। सो दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। अब मैंने क्या किया, टाइम को बढ़ा दिया। अगर टाइम को बढ़ा दिया और अगर f इंटू टी को सेम ही रहना है उस वैल्यू को, तो f को घटना पड़ेगा, तो f विल रिड्यूस। अगर फोर्स रिड्यूस होगा तो क्या होगा, लेस, क्या होगा, लेस इंपैक्ट ऑन द हैंड्स, राइट, लेस हार्म कह लो, या फिर लेस इंजरी टू हैंड्स, राइट, मतलब हैंड में चोट नहीं लगेगी, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो इम्पल्स है ना, जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो उतना ही रहेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन जो टाइम है, अगर टाइम को बढ़ा दिया तो फोर्स को घटना पड़ेगा, ताकि फोर्स इंटू टाइम जो है इट रिमेन्स द सेम वैल्यू, राइट। एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसको ऐसे करके समझो ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो लेट अस सपोज, अब हमारे पास लेट अस से ऐसा कुछ एक कैलकुलेशन है, लेट अस से 10 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू से 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि यार मुझे जो है ना, मैं क्या करूँगी, इस 5 को जो है मैं बढ़ा के 10 कर दूँगी, ठीक है। अब ये 50 जो है ना, ये कांस्टेंट है, ये 50 जो है ये फिक्स्ड है, इसको कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला मेरा मन है कि मैं इस 5 को बढ़ा के 10 कर दूं, तो उस केस में इस 10 के साथ क्या होगा, क्या ये 10 ही रह सकता है, नहीं, क्योंकि अगर ये 10 ही रहेगा तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 50 नहीं होगा ना, जो कि चलेगा नहीं, क्योंकि ये आउटपुट 50 ही रहना चाहिए। तो अगर मैंने 5 को बढ़ा के 10 कर दिया तो इस 10 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको घट के 5 होना पड़ेगा, ताकि 5 इंटू 10 50 रहे। अब बात समझ में आ गई होगी आई गेस, है ना। तो मतलब इनका प्रोडक्ट फिक्स है, यहाँ पर भी वही है, एफ इंटू टी जो है चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज फिक्स्ड, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये फिक्स्ड ही है। प्लेयर क्या करता है, हाथ को ऐसे पीछे करके वो टाइम को बढ़ा देता है, तो टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स को घटना पड़ता है, फोर्स घट जाता है तो बॉल से उसके हाथ में कम फोर्स एक्सर्ट होता है, तो इस वजह से उसके हाथ में चोट नहीं लगती है, ठीक है। सो आई गेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप अपनी भाषा में लिख ही लोगे इसको, ठीक है ना, ठीक है। स्पून फीडिंग मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने में बिलीव करती हूँ, जिसके पीछे मैं बहुत सारा एफर्ट लगाती हूँ, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के आप अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिख पाओगे, आंसर को लिख पाओगे, राइट। एंड बस आज के लिए इतना ही। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम वहाँ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट्स ज़रूर से हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा उम्मीद मुझे इस बात की है कि आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन के हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व ज़रूर से किया होगा। अगर आपने ऐसा किया है और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो आप कॉमेंट्स में मुझे लिख के बताओगे कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि इन क्वेश्चंस के अलावा आपने और कहाँ
कहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर आपने और कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ यू मे फील फ्री टू पिक अप एनी बुक, किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाओ जहाँ पर लॉज ऑफ मोशन के आपको क्वेश्चंस मिले, उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आई एम प्रिटी श्योर कि काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और बाकी जहाँ पर भी आप फंस जाओ, आपको कोई भी डाउट आए तो आप बिंदास हमारे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हो। learnohub.com पर जाओ, आस्क अ डाउट, आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे जाओ और आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी ही मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers and online tests absolutely free of cost. LearnoHub क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है LearnoHub नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ LearnoHub। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है LearnoHub स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। LearnoHub फ्री है पर बेस्ट है।